नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज चर्चा बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि तकनीक के तेवर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो नैरेटिव था काफी दिनों से वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरेटिव ये था कि एआई नौकरियां खा जाएगा, एआई आपके मौकों को चबा जाएगा, एआई पूरी तरह से दुनिया को बदल कर रख देगा। देखिए, कोई भी तकनीक जब नई नई आती है, जब उसके बारे में मालूमात कम होती है, तो शायद इस तरह के वन साइडेड नैरेटिव हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूत होता जाता है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को और टेक्नोलॉजी हमें समझने लगती है, तो तस्वीर बहुत साफ होने लगती है। और जब तस्वीर साफ होती है तो एक बड़ी पिक्चर नजर आती है जो बताती है कि एआई का संसार मौके बेशुमार, और ये मौके सिर्फ जॉब क्रिएशन तक नहीं है, बल्कि ये मौके अब कारोबार की दुनिया में भी एक अलग तरह का आयाम स्थापित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई रिपोर्ट सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि खास तौर से जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, उन सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बड़ा बूस्टर दिया है। वो कैसे? वो ऐसे कि कोई भी स्टार्टअप जब शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसके आइडिया को कॉस्ट इफेक्टिव कहां कहां बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो आपकी प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक का आपको मदद कर रहे हैं, वो भी बहुत ही कम दामों में। या कह लीजिए कि ऐसा आपको कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आपको कुछ पे भी नहीं करना, और यही वजह है कि ये पूरी दुनिया कारोबार की ऐसी टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ ले रही है। लेकिन आज की चर्चा में हम हर पहलू से जरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि आपको एक बेहतर जानकारी तो दें ही, इसके साथ ही ये मौके कहां कहां बन रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करें। तो आज की चर्चा में हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के धुरंधर हैं। मैं परिचय कराना शुरू करता हूं बारी बारी से। तो मेरे साथ सबसे पहले रवीश यादव साहब जुड़ रहे हैं जो कि फाउंडर और एमडी हैं वाइड्स मीडिया से। हमारे साथ अतुल राय हैं, को फाउंडर है और सीईओ हैं स्टैक्यू टेक्नोलॉजी से। और हमारे साथ डॉक्टर सतीश पाटिल है, फाउंडर हैं कैनले टेक्नोलॉजी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ये जो तीन आपके सामने दिग्गज दिख रहे हैं, इन सभी ने कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिकोड कर लिया है, इसको बेहतर तरीके से अपनाया है, और इसके साथ ही अब इसके साथ एक नई रफ्तार, ग्रोथ की नई रफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सतीश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जो तजुर्बा मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा वो मुझे सबसे पहला सवाल आप तक पहुंचाता है, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कंपनियों में बहुत सी आर&डी करते हुए, उन्हें स्थापित करते हुए, उन्हें स्थापना के बाद उनसे आगे बढ़ते हुए नए आयाम को छुआ है। हमें बताइए, ये जो शुरुआती नैरेटिव था, क्या ये टूट चुका है कि अब साहब खतरा नहीं है एआई बल्कि एक वरदान है? बिल्कुल, जैसे आपने पहले ही बोला प्रस्तावना में कि जब भी कोई नई तकनीक आती है, एक रेजिस्टेंस, एक थोड़ा-सा बदलाव के लिए लोगों का हमेशा थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है। बट गए 5 से 6 साल में आप देखोगे इतनी रफ्तार से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँगा, तो हर एक के अभी लैपटॉप पे या हमारे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे चैट जीपीटी हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं, राइट? तो इमेजिन करो, एक एक छोटा-सा उदाहरण मैंने दिया, बट डेफिनिटली ये जो नैरेटिव था ये टूट चुका है। लॉट ऑफ कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ है, छोटी हो, बड़ी हो, छोटे से एंटरप्रेन्योर हो या बड़े-बड़े कॉर्पोरेशन हो, अभी बहुत से टूल्स, टेक्नोलॉजी अप्रोचेस यूज़ करें। इनफैक्ट मीडिया जैसे इंडस्ट्री में भी आप मेरे से रूबरू होंगे कि काफ़ी हद तक ये टेक्नोलॉजी अभी मेन स्ट्रीम में आ रही है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, जब कोई टेक्नोलॉजी अपना सफर शुरू करती है तो उसमें बदलाव आते हैं, वो इंडस्ट्री के रिएक्शन को भी देखती है, और उस हिसाब से जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो आपको सुविधाओं का एक पूरा संसार आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए आप बेहतर नजर आते हैं। अ, अतुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप तो इसके कोर में पूरी तरह से काम करते आए हैं, पहले भी आपसे इस बारे में चर्चाएं होती रही हैं।
अब मेरा सवाल ये है कि आ, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम अभी इवॉल्विंग स्टेज में हैं, या भारत की इंडस्ट्री की जो एडॉप्शन है, जो स्वीकार करने की क्षमता है, और वो बहुत तेजी से बढ़ी है? तो पूरे दुनिया में अगर आप देखा जाए इन जनरल टेक्नोलॉजी को लेके, तो कोविड के बाद, कोरोना काल के बाद टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन वैसे ही बहुत फास्ट हुआ है। अब एआई को लेके बात करें तो जब हमने स्टार्ट करी तो हमारी कंपनी वीडियो एनालिटिक्स में काम करती है, कैमरा पे एनालिसिस करती है। मुझे याद है जब हम शुरुआती दौर में पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके बारे में बताते थे तो बहुत कठिन होता था इसके बारे में उनको ले जाके उनके साथ काम करना। पर हमने दो बड़े आयोजन किए, चाहे वो हमने अयोध्या किया, चाहे हमने G20 किया, और इन सब में जब कैमरा वीडियो एनालिटिक्स यूटिलाइज हुआ, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अभी तो गवर्नमेंट की एजेंसीज भी दे आर स्टार्टेड यूजिंग इट, कि कैमरा को यूज करके कैसे बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स और डिटेक्शन किए जा सकते हैं। तो दुनिया अब बदली है। दुनिया पहले एआई को एक गिमिक की तरह लेती थी, एक जादू की तरह लेती थी। अब एआई आज के समय में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट हो गया हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसा कि जैसा हम यूज करते हैं, जैसे बताया गया कि चैट जीपीटी यूज होता है, वैसे ही हमने कुछ क्राइम जीपीटी बना के दे दिया पुलिस को, दे आर यूजिंग टू कैच क्रिमिनल्स। तो अभी एडॉप्टेशन काफी पावरफुल हो चुका है। इसी तरह रिटेल इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे हैं तो उनको ये जानना है कि कितने लोग आते हैं, सो दैट दे कैन कन्वर्ट, उनको कन्वर्जन पता चले कि मेरे स्टोर में इतने लोग आए और इतने लोगों ने बिलिंग करी। आज ये काम कैमरा और वीडियो एनालिटिक्स और ऑफकोर्स उनके जो डेटा है सेल्स का, उससे मर्ज होके हो रहा है। तो एआई अब बहुत तेज अडॉप्ट हो रही है, और हर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल पुलिस फोर्स हो या बहुत एडवांस रिटेल स्टोर हो, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं सेम टेक्नोलॉजी को और अलग अलग तरीके से। तो मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा वक्त बदला है अभी एआई कंपनीज, और बिकॉज डेटा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए बिना एआई के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा मौका है। और जैसा कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स देश है, तो हमारा जो एआई मॉडल भी बनेगा, और ऐसा जो मॉडल यहाँ डेवलप होंगे वो और भी पावरफुल होंगे, क्योंकि हम एक डाइवर्स डेटाबेस को ट्रेन करेंगे। तो ये भारत के लिए भी बड़ा मौका है और एआई के लिए भी बड़ा मौका है फॉर इंडियन इकोसिस्टम। बिल्कुल। तो ये एक बेहतर पिक्चर जो हमने शुरुआत में कहा कि किस तरह से न सिर्फ जॉब्स के मौके बन रहे हैं, बल्कि बिजनेसेस उनका किस तरह से बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखिए अयोध्या जैसे बड़े इवेंट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना कारगर रहा है, और किस तरह से अब हमारी पुलिसिंग सिस्टम, बाकी सर्विलांस में भी अब ये तेजी से अडॉप्ट किया जा रहा है। मैं आऊँगा इस वक्त रविश आपके पास। मैं आपकी कंपनी से गुजर रहा था। बड़ी बड़ी क्लियर पिक्चर है। कॉन्सेप्चुलाइज, स्ट्रेटजाइज, कम्युनिकेट, एग्जीक्यूशन, और इसके साथ ही इनोवेट और कोलैबोरेट। हमें बताइए ये जो फेजेस हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह का योगदान दे रहा है कारोबार के लिहाज से? चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये शो बड़ा फायदेमंद है, तो उन्हें बताइए कि आखिर अलग अलग कंपनी के काम करने के तरीके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से दाखिल हो चुका है और किस तरह से कारगर है। Right. Thank you so much for giving me this opportunity. And as Atul rightly said, AI is just not evolving, it has developed in every industry format, whether it is traditional or whether it has been a newcomer. So if I talk about AI inclusion in any organization, it has penetrated from the inception stage in today's date. So whether you pick up any industry, whether it is logistics, whether it is e-commerce, whether it is anything. So since we work as a marketing agency in the market, we tend to work with as many organizations for their marketing needs and requirement in current space. So we start strategizing, conceptualizing, and understanding the need first, and then answering their wants in the market. And AI supports us really well in that kind of understanding. So in order to cater to e-com market, so as we see, Amazon has emerged into this space completely. So Amazon as a complete picture has been focusing on how a customer is evolving day by day. By considering their complete behavior, how they are basically catering towards the searches. So Amazon studies it as a AI basis, okay? And basis that they come to a space wherein they tend the customer or allure the customer to increase their AOV. Instead of asking them to simply buy a product and go out of their space, they tend and they allure the customer to, as
choose as many product as they can, and they can add to cart in their cart value. And so, their AOV is basically increasing. If we talk about retail industry, which Atul has said, so every industry in today's date wants to map how their customer is behaving towards their buying behavior. So CRM has, again, different capabilities. You talk about HR softwares, which are definitely helping, like Naukri.com. So AI has evolved in every step, according to me. ठीक है, तो एआई हर स्तर पर अपना दखल बढ़ा रहा है, और जाहिर सी बात है कि पहले जिसे असुविधा माना जा रहा था, जिसे एक थ्रेट माना जा रहा था, अब वो परिभाषा बदल रही है, वो नैरेटिव बदल रहा है। अब उसे एक अपॉर्चुनिटी और सहूलियत के तौर पे देखा जा रहा है। डॉक्टर सतीश, मैं सीधा आपसे सवाल ये है कि किस तरह की स्किल्स पे स्टूडेंट्स को काम करना होगा, प्रोफेशनल्स को काम करना होगा? क्योंकि मैं पिछले दिनों बहुत सारे मैनेजमेंट के कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ इंस्टीट्यूट्स के डीन से बात कर रहा था, कुछ ऐसे कंपनियों के लोगों से भी चर्चा हो रही थी जो ये चैलेंज बता रहे हैं कि जैसी डिमांड चाहिए एआई और मशीन लर्निंग इस क्षेत्र में, उस डिमांड को अभी फुलफिल करना चैलेंजिंग होता जा रहा है। उन्हें वो स्पेसिफिक स्किल्स वाले बच्चे और प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं। तो ज़रा हमें बताइए अपनी रिसर्च के आधार पे कि किन किन स्किल्स पे, या इंस्टीट्यूशंस को भी अगर अपने आप में कुछ बदलाव लाना है क्यूरिकुलम के हिसाब से, कोर्सेज के हिसाब से, तो कहाँ काम करना होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये हमेशा की प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री की एज वेल एज स्टूडेंट कम्युनिटी से, कि कौन सा स्किल है जो हमें पड़े। क्योंकि मुझे पता है 10 साल पहले जब ये फील्ड थोड़ा नया था, तब बिग डेटा करके टेक्नोलॉजी था, वेयर लोग बिग डेटा जानने की कोशिश करते हैं, और वहां से ये पूरा उसका जो ट्रैवल है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये चालू हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके मैं आंसर 3 फेजेस में दूंगा। एक है हार्ड स्किल्स, तो रियली द इंजीनियरिंग एंड द कोडिंग स्किल। तो एक डेफिनेटली जो स्किल्स है जो स्टूडेंट्स ने या प्रोफेशनल्स ने ध्यान देना चाहिए, वो कोर कंप्यूटर साइंस स्किल्स, राइट। अपने पाइथन हुआ, डेटाबेस हुए, जो अपने रेगुलर कंप्यूटर साइंस के स्किल्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके ऊपर डेफिनेटली एक मास्टरी, एक स्किल लोगों को लाना चाहिए। और थैंक्स टू दिस कोर्सेरा एंड अदर ओपन सॉर्ट ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, यूट्यूब है, बहुत है, यूट्यूब ऐसा माध्यम है, तो आज कुछ भी आप लर्न कर सकते हो, राइट। तो एक हार्ड स्किल, जैसे मैंने बोला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा है डोमेन नॉलेज। बहुत सी बार क्या होता है कि अपनी जो इंजीनियरिंग स्किल्स है, जो फ्रेशर्स को पढ़ाई जाती है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट प्रोफेशनल को वो एक्सपोजर तो मिलता है, लेकिन फ्रेशर्स का प्रॉब्लम क्या है कि डोमेन नॉलेज, राइट। क्योंकि एआई मशीन लर्निंग का सक्सेस मंत्र खाली कोडिंग या कोई टूल नहीं है, उसका और एक सक्सेस मंत्र है कि मैं डोमेन, राइट, जिस क्षेत्र में काम करता हूं वो क्षेत्र का नॉलेज, रिटेल हो, फाइनेंस हो, राइट। तो वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोफेशनल्स हो या अर्ली फ्रेशर्स हो, उनको डेफिनेटली वो अडॉप्ट करना चाहिए। अभी बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं, सतीश ये लाए कहाँ से, हम तो फ्रेशर्स है, राइट। तो वहां पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होते हैं, छोटे छोटे कंपनी में, स्टार्टअप्स में कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी होते हैं, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बोलते हैं काफी टेक्निकल लैंग्वेज में। बट ये जो अगर छोटे से प्रोजेक्ट करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, वहां पे वो डोमेन का डेफिनेटली हम लोग को एडवांटेज या स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल को मिल सकता है। एंड थर्ड इज द सर्टिफिकेशन। बहुत बार क्या होता है ना स्किल्स में, कि काफी लोग करते हैं, लेकिन कंपनीज में, स्टार्टअप्स में, बड़े जायंट्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए कुछ आयाम चाहिए, राइट। तो तीसरा डेफिनेटली मतलब प्रोफेशनल को, स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए सर्टिफिकेशन में, राइट। चाहे वो क्लाउड सर्टिफिकेशन हो, चाहिए कुछ और AIML के स्पेसिफिक स्किल्स या टूल सर्टिफिकेशन हो। वो तो 3 फेजेस, जैसे मैंने बोला था, हार्ड स्किल, the domain skills, and the third is the certification, and the last which covers everything is the soft skill. Of course, AI, जैसे कि AI का, जैसे हमने बोला था कि ये नैरेटिव क्यों था, ये थ्रेट क्यों था, बिकॉज उसके मिसयूज भी बहुत हो सकते। तो एज अ सॉफ्ट स्किल, जहां पे हम लोग को सेंसिटाइज, एजुकेट करना पड़ेगा कि द टूल्स को किस विधायक काम में हम लोग को यूज करना चाहिए, बिकॉज देयर आर सम अदर पोटेंशियल मिसयूजेस ऑफ ऑल्सो। तो उसका सेंसिटाइजेशन, उसका एक्सपोजर, उसका नॉलेज भी देना पड़ेगा। तो ये ऐसे 3-4 फेजेस है जहां पे आई थिंक प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स कैन रियली फोकस ऑन।
बहुत अहम बात आपने कही। और मैं जो भी स्टूडेंट सुन रहे हो या प्रोफेशनल्स सुन रहे हो, अगर आपको इस बातचीत में कोई चीज़ मिस हो रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा शो जो है हम यूट्यूब पर भी बाद में अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को रिविजिट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अतुल, अब एक जो सबसे बड़ा सवाल है, जो डेटा भी कह रहा है कि नौकरियों और मौक़ों में जो है वो इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पे मशीन लर्निंग, एआई मशीन लर्निंग की मैं बात करूं तो 37% का ग्रोथ देखा गया है। एआई टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स की भी मांग बढ़ी है। आप जैसी जो दिग्गज कंपनियां हैं, क्या मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशंस हों, या कहीं से भी किसी ने अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है तो उसे एक बेसिक ट्रेनिंग मिल जाती है या एक एडवांस लेवल ट्रेनिंग मिल जाती है। क्या कंपनियां भी जब किसी को हायर करती हैं तो उसके लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करती हैं, और वो किस तरह का होता है? अतुल, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें, आप अनम्यूट कर लें। तो जब तो मेरा बैकग्राउंड एआई में है, और जब मैं इंडिया वापस आया और जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था 2013-14 में, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बहुत ऐसी चीज नहीं थी जो सब लोग जानते हो। तो एक चीज समझ में आई कि भारत में एक तो स्किल नहीं है, दूसरा उस स्किल के लिए जॉब भी नहीं थी उस समय। अब आप तो डेटा और एआई के लिए लोग काफी एजुकेटेड हो चुके हैं और इसको यूज करना चाहते हैं। तो दो तीन नई चीजें हमने उस समय करी, जब क्योंकि हमें मेरे जैसे और बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, तो ट्रेनिंग मॉड्यूल जरूर है कि इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने कुछ कुछ रिसर्च पेपर आइडेंटिफाई किए कि जब कोई नया मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में आए तो उसको कुछ कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ने हो, कुछ इंप्लीमेंट करना हो, जिससे कि वो सीख पाए। क्योंकि जैसा बताया सतीश जी ने कि आपको पाइथन आनी चाहिए, तो बेसिक तो सब लोग सीख के आते हैं कि कोडिंग क्या करना है। जो आपको एक एक बेस लाइन होता है जिसको आपको आना चाहिए टू बेसिकली गो फर्दर ऑन द एआई साइड। तो वो चीजें हम अज्यूम करते हैं कि मेरे किसी भी डेवलपर को आ रहा होगा, किसी रिसर्चर को आ रहा होगा, लेकिन उसके आगे की जो बात है कि रिसर्च को करते कैसे हैं, तो उसके दो तीन चीजें करी हमने। एक तो प्राइमरी लेवल पे विद इन स्टैक्यू, तो हमने उनको दिया कि आप ये रिसर्च पेपर पढ़िए, इस रिसर्च पेपर में से आप अपने सिनॉप्सिस लिखिए, आप उसके कुछ एक्सपेरिमेंट हमें रिजल्ट दिखाइए। दूसरा, हमने एक बड़ी नई चीज करी और रोचक चीज करी, वो ये कि हमने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करी। जैसे आईआईटी दिल्ली स्टैक्यू का पार्टनर है, तो हम अपने कई सारे रिसर्च कोलैबोरेटिव करते हैं। तो इसमें हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या आईआईटी के कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च पे काम करते हैं। इसका फायदा पूरे इकोसिस्टम को होता है, बिकॉज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो जैसे अब फेसबुक को ले लीजिए, फेसबुक का बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ, या ऐसे उसके बहुत अच्छे हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ। तो इस जैसा चीज भारत में होना भी जरूरी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करें। और इस चीज को भी हम आईआईटी के साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ, बिकॉज हम दिल्ली एनसीआर में ही है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी था, तो हमारे लिए वो कोलैबोरेशन बना। तो इससे हमारा जो नया एक स्टूडेंट आया, एक नया जो रिसर्चर आया, उसके लिए एक ईजी हुआ कि वो थोड़ा एक्सपोज हुआ कि दुनिया में रिसर्च में क्या चल रहा है। तो इस तरीके की चीजें किए। आपको जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करते हैं तो आपको रियल वर्ल्ड की कॉन्स्टेंट भी समझ में आते हैं कि आप कैसे एक, क्योंकि आप जब रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम में और जब आप एक कॉलेज में पढ़ के आते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो वो चीजों को जब आप एक्सपोज देते हो, उसको उसको कुछ चीजें एकेडमिकली समझाते हो, कुछ चीजें आप अपने अपने इकोसिस्टम से समझाते हो, तो इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल लर्निंग फॉर देम। और वो चार लोग फिर आगे 8 लोगों को और ट्रेन कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने अपना एक पूरा आर&डी यहाँ पे जब शुरू किया तो इस प्रकार से बनाया, और ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा हमारे लिए यहाँ पे। और ये हम लगातार करते भी जा रहे हैं, मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और अपना रिसर्च आर&डी की जो लैब है, हमारे जो रिसर्चर हैं। एंड इंटर्नशिप एक दूसरा तरीका है जिसमें अगर हम इंटर्न लेके आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और हमें लगता है कि दे कैन परफॉर्म बेटर, तो जो प्री प्लेसमेंट ऑफर आप देते हैं, तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे करती है टू गेट राइट रिसोर्स फॉर द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन बहुत रिसर्च। बहुत अहम बात आपने कही है। और शायद ये सारी चीज़ें एक एक पूरे स्ट्रक्चर के तौर पे हमारे तमाम यंग एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल को समझने में मदद भी मिलेगी। रविश, मैं आपके पास आऊँगा। मैं जानता हूँ कि चूंकि आपका ज़्यादातर काम जो है कम्युनिकेशन और बाकी सब चीज़ें इंग्लिश में ही होते होंगे, तो थोड़ा सा कई बार इस वजह से चैलेंज होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा जवाब जो है वो हिंदी में दे पाएँ। हिंदी दर्शक हैं हमारे। हमें ये बताइए कि मतलब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, अगर एक रिकमेंडेशंस के तौर पर मैं देखूं, आप लोग तो तमाम रिसर्च करते होंगे, आप लोग संभावनाएं भी देखते होंगे, अपॉर्चुनिटीज, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
वो एक बड़ी ग्रोथ फैक्टर बन सकता है? मेरा मानना है कि आज ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। बिकॉज अगर मैं बात करूं, जो मैंने अपने पिछले स्टेटमेंट में भी बोला है, कि चाहे आपकी इंडस्ट्री एचआर हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री ई कॉम हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री ऑटोमोटिव हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री रियल स्टेट हो, सो जो वायरलेस मीडिया का अपना एक एक्सपीरियंस है फॉर वर्किंग इतने सारे क्लाइंट्स के साथ, हमें ये समझ में आया है कि एआई पिछले 10 साल पहले इतना मॉडरेट नहीं था, बट पिछले 10 सालों में जिस हिसाब से एआई इन कंप्लीट इंडस्ट्रीज में मॉड्यूलेट हुआ है, वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और उसी के बदौलत आज हम सब कुछ जान सकते हैं कस्टमर के बारे में। जैसा कि पहले भी बात में बताया गया है कि डेटा मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज आ गई है। आज हर वो कंपनी जो एआई यूज कर रही है, वो डेटा मैनेजमेंट के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर रही है, बिकॉज हमें अपने कस्टमर्स के बारे में जानना है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मेरा ये मानना है एआई हैज इवॉल्व्ड वेरी ब्यूटीफुली इन देयर इकोसिस्टम। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री हो, या वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, या वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, या वो रियल स्टेट इंडस्ट्री हो, सबके सब जुड़े हुए हैं थ्रू एआई। एआई के थ्रू हमें पता चलता है कि लोगों का कुछ भी चीज खरीदने का या बेचने का बिहेवियर क्या है। जब हमें ये दोनों चीजें पता होती हैं, तो ये चीजें बड़ी ही आसान हो जाती है, जिनका आंकलन हम करते हैं एक मार्केटिंग एजेंसी में बैठ के, कि वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। जैसे कि कोई नई इंडस्ट्री, जैसे आपने बताया, काफी एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसके लिए ए बी टेस्टिंग होती है, थ्रू विच हम लोग एक डिपस्टिक करते हैं। थ्रू दीज मशीन लर्निंग एंड एआई टूल्स हमें वो पता चलता है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिपस्टिक हो सकती है 100 लोगों में, 1000 लोगों में, और कुछ भी 50,000 लोगों में भी। समझा जा सकता है कि अगर प्रोडक्ट बहुत बड़ा है तो उसका डिपस्टिक थोड़ा बड़ा होगा। बट एआई जो अपने आप में आज समृद्ध है सारे देशों में, उसने काफी अच्छा काम किया है। इट हैज बेसिकली ईज डाउन द प्रोसेस। हम जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें पहले सॉल्व करने में दिक्कत सोच रहे थे, अब वो दिक्कतें हमें नहीं होती हैं। बहुत अहम बात आपने कही है कि किस तरह से आपको ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल बढ़ता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर पाटिल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक बड़ा चैलेंज है, और मैं ये चैलेंज बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज बता रहा हूँ। मान लीजिए मुझे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक जो हैं वो सीखना है, तो क्या वो फिल्टर्स हैं, कहाँ सीखा जाए, कैसे सीखा जाए? मतलब हमारे पास तो इंफॉर्मेशन और दुनिया का पूरा संसार भरा पड़ा है। कुछ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स के साथ एक समस्या ये है कि वो फुल टाइम नहीं दे सकते। तो फिर ऐसे में कैसे रेक्टिफाई किया जाए? डॉक्टर पाटिल, अपने आप को अनम्यूट कर लें सर आप। बहुत ही अच्छा सवाल है। और जैसे ये दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ अपना पहले सवाल का, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन मैं मान के चलता हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, कि जैसे मैंने बोला था कि आज इंफॉर्मेशन की ये दुनिया में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब है, आप बहुत कुछ, व्हाट्सएप पे भी बहुत कुछ रिसोर्सेज आते रहते हैं। तो कहाँ से चालू करें, राइट? और चालू करें तो ये क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है, करेक्ट है, क्या ये पूरा कवरेज देने वाला है? तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, जो अपने इधर जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं बड़े बड़े, कोर्सेरा, उडेमी, कोर्सेरा, ये बड़े प्लेटफॉर्म पे काफी अच्छे बड़े पाश्चात्य या वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के काफी अच्छे छोटे छोटे कोर्सेज बने हुए हैं, राइट? जो आपको बहुत ही कुछ जब फ्री या कहीं पे काफी कुछ कम पैसे में और कम समय के कोर्सेस है। तो एक तो रिसोर्सेज में रेकमेंड करूंगा कि कोर्सेरा, उडेमी जैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप जा सकते हो। वहां पे आप फिल्टर कर सकते हो कौन से यूनिवर्सिटी का, आप एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड से लेके आईआईटी तक बहुत से इंस्टीट्यूशंस के बहुत अच्छे प्रोफेसर के कोर्सेस है। ये एक बात होगी, राइट? वो एक रिसोर्स है या जहां पे आप जाके कर सकते हैं। दूसरा, बड़े बड़े ये टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, फेसबुक, मेटा, गूगल, एप्पल, इन्होंने भी खुद छोटे छोटे प्रोफेशनल्स के लिए कुछ कोर्सेज किए किए हुए, अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन। उनका एडवांटेज क्या है कि आपको ये भी पता चलता है कि ये छोटे छोटे बेसिक्स, जैसे आपने बोला कि मुझे सीखना है, वो बेसिक्स भी पता चल सकता है, और उसके साथ साथ आपको ये बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, जो आप जॉब या और जगह पे यूज कर सकते हो। ये दूसरा माध्यम हो गया यार बड़े टेक्नोलॉजी का। तीसरा है कि अपने भारत में भारत स्पॉन्सर्ड या छोटे छोटे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी ऑनलाइन
या ऑफलाइन छोटे छोटे कोर्सेस है जहां पे आप शुरुआत कर सकते हो, राइट, कि आपकी एआई मशीन लर्निंग की जर्नी। तो ये जो 3 माध्यम है कि बड़े प्लेटफॉर्म ऑनलाइन उडेमी या कोर्सेरा जैसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज के छोटे छोटे कोर्सेज जो ऑनलाइन या ऑफलाइन है, और इंडिया के खुद होम ग्रोन इंडिया के इंस्टीट्यूशन या भारत सरकार के भी स्पॉन्सर इंस्टीट्यूशन एकेडमिक प्रोग्राम्स है जहां पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर पिक्चर बहुत आवश्यक थी ये समझने के लिए कि आप अपने एआई क्षमता का विस्तार किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा रही। मैं अपने तीनों खास एक्सपर्ट से को शुक्रिया करना चाहूँगा, सभी दिग्गजों का। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपने इंसाइट्स रखने के लिए। अतुल राय बहुत बहुत शुक्रिया इंडस्ट्री के पैटर्न और बाकी चीज़ों को समझाने के लिए। डॉक्टर सतीश पाटिल हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स को मार्गदर्शन देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के तजुर्बों का उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन के ज़रिए तमाम जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी को फ़ायदा मिले। इस चर्चा का निचोड़ यही है कि टेक्नोलॉजी को आपको इस तरह से देखना होगा कि साहब इसके साथ तालमेल बिठाना सीखिए। आप इसे समझेंगे, टेक्नोलॉजी आपको उससे कहीं ज़्यादा देगी। थ्रेड्स तभी होते हैं जब अधूरा ज्ञान होता है। याद रखिए, जब नया नया कंप्यूटर आया था, वो कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में भी कहा गया था, अब तो कंप्यूटर आ गया, नौकरियां खतरे में। लेकिन आज कंप्यूटर ने किस तरह की क्रांति लाई, किस तरह की सूचना क्रांति आई और कितनी नौकरियों के मौके बने, ये आप देख सकते हैं। और एआई ने तो अपने शुरुआती दौर में ही एक बड़ी पिक्चर खींच दी है, बड़ा इंप्रेशन दे दिया है। अभी तो ये शुरुआत है, सोचिए आने वाले वक्त में कितनी संभावनाओं के संसार खुलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।